आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीतापुर स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आप लोगों को कोशिका के बारे में बताने जा रहा हूं, जो लगातार हमारे कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसी के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में। अब हम आप लोगों को बताएंगे कोशिका क्या होती है, इसकी खोज किसने किया था और कितने भागों में इसको बांटा गया है, किस प्रकार से ये होती है, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, ये सारी चीजें आज हम आप लोगों को बताएंगे कोशिका में। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज कोशिका। कोशिका के बारे में स्टार्ट करते हैं भाई लोग। कोशिका, कोशिका इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका क्या होती है और इसकी खोज किसने किया था, कब किया था, वो सारी चीजें आप हम आप लोगों को बताएंगे। कोशिका, यह एक वैज्ञानिक हमारे थे रॉबर्ट हुक। यह एक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 ईस्वी में एक मधुमक्खी के छत्ते की समान एक संरचना देखी। इन्होंने 1665 में मधुमक्खी के छत्ते के समान छत्ते के समान 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 एक संरचना देखी। समान संरचना दिखी, संरचना दिखी जिसको जिसको कोशिका नाम दिया। जिसको कोशिका नाम दिया नाम दिया रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक मधुमक्खी के समान संरचना दिखी, जिसको उन्होंने कोशिका कहा, कोशिका नाम दिया। कोशिका सिद्धांत या इसे सेल थ्योरी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत या इसे सेल थ्योरी सेल थ्योरी कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक थे हमारे स्लाइडर एंड स्वान। सेल थ्योरी ये वैज्ञानिक थे स्लाइडर एंड स्वान। स्लाइडर एंड स्वान, सेल थ्योरी हमारी स्लाइडर एंड स्वान ने दिया। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। नंबर 1, नंबर 1 सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका
सबसे बड़ी कोशिका। नंबर 2, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका। मैं अभी एक एक पे बात करता हूं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। अब सबसे बड़ी कोशिका देखी जाए तो एक शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसको ऑर्टिस का एक कहा जाता है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है वो मैं बताता हूं। ये सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे लंबी सबसे लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। अब मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये सब चीजें अभी बताएंगे। ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिकाओं के बारे में बताया। अब सब मानव शरीर में सबसे लंबी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है उन सब के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में मानव शरीर में मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अभी तक मैंने बताया कि ऊपर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका जो है, ये सबसे बड़ी कोशिका आपका ये अंडाणु होता है। अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका जो स्पर्म होता है। स्पर्म होता है। ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिकाओं के बारे में मैंने बताया आपको। अब ये हमें बताते हैं कि सबसे तेज जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं सबसे तेज अपने अंदर विभाजन का काम करती हैं और कौन सबसे धीरा विभाजन का काम करती है। क्योंकि कोशिका ही विभाजन के समय जब होता है कि हमारा अगर शरीर कटता है तो घाव भर जब जाते हैं, तो घाव भरने का मेन रीजन यही होता है कि हमारी कोशिकाएं उस घाव को धीरे धीरे भरने लगती है। जब हमारी कोशिकाएं बढ़ेगी तो वो हमारा घाव जहां से कट लगी होती है वो ऑटोमेटिक जो है वो भर जाता है। तो सबसे ज्यादा तेजी में जो बढ़ने वाली कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं और सबसे धीरे गति में बढ़ने वाली कोशिकाएं वो कौन सी हैं,
विभाजन में सबसे जल्दी कोशिकाएं कौन सी विभाजित होती हैं? सबसे तेज विभाजित, सबसे तेज विभाजित, सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका, कोशिका ये लीवर होता है। लीवर जो हमारी कोशिका होता है, ये सबसे जल्दी से विभाजित हो जाता है, सबसे जल्दी अपने सेल को ये कंप्लीट कर लेता है। ये लीवर होता है, ये लीवर होता है। और सबसे धीमी गति में जो हमारी सेल विभाजित होती है, सबसे धीमी गति में, धीमी गति में विभाजित, विभाजित होने वाली कोशिका, कोशिका ये न्यूरॉन सेल होती है। न्यूरॉन सेल जो है वो सबसे धीमी गति में विभाजन अपना कर पाती है, न्यूरॉन सेल। इसीलिए देखते हो कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो अगर सर के ऊपर जब चोट लगती है तो वो इतनी जल्दी सही नहीं होता है। बोलते हैं कि अगर सर के अंदर चोट लग जाती है तो उसकी कोशिकाएं जो होती हैं, न्यूरॉन सेल, वो अपने आप में डुप्लीकेशन नहीं करती हैं, पुनर्निर्माण का काम बहुत धीरे गति से करती हैं। वहीं पे यदि आपका लीवर वगैरह डैमेज होता है तो लीवर बहुत जल्दी अपने आप को वो कंप्रोमाइज कर लेता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार वो जल्दी ही अपनी सेल को कंप्लीट कर लेता है। ये सबसे धीमी गति में न्यूरॉन हमारा है, सबसे धीमी गति में ये कोशिका विभाजित होती है, सबसे धीमी गति में। अब हम बताते हैं आपको कोशिका की, जो हमारी ये कोशिका होती है, जैसे ये एक कोशिका हो गई, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका इसको कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, या इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, या इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जितने भी हमारे कोशिका के पार्ट्स होते हैं वो सब इसी के अंदर, इसी के अंदर, इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारे हमारे पार्ट्स कोशिका में जो भी पाए जाते हैं, मैं एक एक करके सभी के बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ कि कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, और वो सारे के सारे पार्ट्स हमारे इसी कोशिका झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं। ये केवल मानव में पाई जाती है, जीवित ये केवल कोशिकाओं में पाई जाती है। ये केवल, ये केवल ये केवल जीवित पशुओं, पशुओं या जंतुओं में पाई जाती है, पाई जाती है।
पाई जाती है और इसका काम होता है और इसका काम होता है हमारे कोशिका के अंदर जितने भी इसका काम होता है जितने इसके अंदर जितने भी अंग हैं उनको सुरक्षित रखना ये एक काम हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये काम करती है कि हमारे कोशिका के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन सभी की ये सुरक्षा करती है कि उस पे बाहरी कोई भी प्रकार का चोट वगैरह ना पहुंचने पाए सेल के अंदर। इसलिए जितने भी ये होते हैं उन सारे अंगों का इसमें ये इसकी सुरक्षा करती है। अब उसके बाद आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसे सेल वॉल बोलते हैं। इसको सेल वॉल बोलते हैं। ये कोशिका हुई, इसके अंदर ये बाहर से झिल्ली होती है, ये इसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ये केवल पौधों में पाई जाती है। ये केवल पौधों में पाई जाती है। ये केवल पौधों में पाई जाती है। अब उसके बाद कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं अब उन सभी के बारे में एक एक करके हम बताने जा रहे हैं। जैसे आपका ये हो गया, एक कोशिका के अंदर आपका मेन होता है ये माइटोकांड्रिया जैसे पाई जाती है। यहाँ पे माइटोकांड्रिया हो गई आपकी, माइटोकांड्रिया, ये यहाँ पे माइटोकांड्रिया हो गई। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एक वैज्ञानिक थे अल्टमैन अल्टमैन ने इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा हमारा आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये राइबोसोम जो होता है ये इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है।
प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अब हम इसके बाद में तीसरा हमारा पार्ट अंग जो आता है वो होता है गोल्जी बॉडी, या इसे गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी काय, या इसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। इसकी गोल्जी बॉडी की खोज एक वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने किया था। इसकी खोज इसकी खोज इसकी खोज इसकी खोज कैमिलो गोल्जी इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज किया था। इसका कार्य क्या होता है? परिवहन का ये कार्य करती है। कैमिलो ये गोल्जी का जो होती है हमारे शरीर के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं उसका ये परिवहन का काम करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम ये कैमिलो जो हमारी ये गोल्जी का है ये इसका कार्य रहता है कि एक स्थान से किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य ये हमारी गोल्जी बॉडी करती है। दूसरा हमारा ऑर्गन्स होता है ये, जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं या रसधानी कहते हैं। वैक्यूल्स या रसधानी कहते हैं। रसधानी 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 इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में जितना भी जल होता है ये जल का संरक्षण करती है। जैसे किसी भी मनुष्य के शरीर में 65% से भी ज्यादा जल पाया जाता है, तो अगर एक हिसाब से सोचा जाए कि एक मनुष्य में 65% अगर जल होगा, बाकी क्या होता है वो कहाँ पे एकत्रित होगा मानव शरीर में? तो ये नहीं होता है। उसकी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उस कोशिका में सारा का सारा जल भरा रहता है। तो ये जो रसधानी है वैक्यूल्स जिसे बोलते हैं, वैक्यूल ये जो होती है ये जल संरक्षण का काम करती है। ये जल संरक्षण का कार्य करती हैं। जल संरक्षण का कार्य करती हैं। ये जल संरक्षण का कार्य करती हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट होता है ये तारककाय। दूसरा होता है तारककाय। तारककाय तारककाय इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये तारककाय जो हमारा होता है ये इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे बोरबरी जिन्होंने इसकी खोज की थी तारककाय की। बोरबरी वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और ये कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में इसका काम होता है। ये इसकी खोज एक बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज एक बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका मुख्य कार्य होता है ये सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में ये कार्य करती है। ये कोशिका विभाजन
विभाजन में काम करती है, काम करती है, काम करती है। अब उसके बाद एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसको अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं, अंतः प्रद्रव्य, अंतः प्रद्रव्य जालिका, जालिका, या इसको ईआर बोलते हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार की होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है स्मूथ, स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको एक इस हिसाब से समझते हैं, इसको एंडोप्लाज्मिक, इसको रफ और इसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे हमने ये स्मूथ हमारा हो गया, ये स्मूथ हो गया, और ये जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसमें ये होता है कि यहाँ पे जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये आपका राइबोसोम का कार्य करता है। ये यहाँ पे राइबोसोम निर्माण और ऊर्जा का निर्माण करता है, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ये इसलिए यहाँ पे ये ऊर्जा का निर्माण यहाँ से करता है ये। और जो स्मूथ होता है यहाँ पे ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ये यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण करता है, यहाँ पे ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की हमारी प्रोटीन्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं। उसके बाद में मैं आगे के बारे में और बताता हूं अभी। अब जैसे देखते हैं हम लोग की कोशिका, जैसे एक मकान बनता है, उसको मकान को ईंट पत्थर इस हिसाब से जोड़ के बनाया जाता है। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट में समझाता हूं कि जैसे हमारी पहले ये कोशिका होती है, कोशिका, कोशिका के बाद में हमारा ये ऊतक बनता है जिसे हम टिश्यू बोलते हैं। एक ये ऊतक बना, ऊतक के बाद में एक ये अंग बनता है, अंग, फिर जाके हमारा ये शरीर कंप्लीट होता है, शरीर बनता है। ये चरणों में इसकी संरचना चलती है, उसके बाद में ही जाके ये कंप्लीट होता है कि हमारा, पहले जैसे हम देखते हैं कि अगर मकान बनाने के लिए पहले ईंट की आवश्यकता होती है, ईंट की आवश्यकता होती है, फिर बालू की आवश्यकता होती है, फिर जाके अन्य पदार्थ लगते हैं, फिर जाके हमारा यहाँ पे एक मकान तैयार होता है। एज ए सेम हमारे ऐसे ही पहले सेल बनता है, फिर उसमें टिश्यू बनता है, फिर पार्ट बनता है, फिर जाके ये हमारा एक बॉडी, कंप्लीटली एक बॉडी ये यहाँ पे तैयार होती है, कंप्लीटली बॉडी यहाँ पे एक तैयार होती है। अब हम आप लोगों को इसके अंदर जितने भी पार्ट पाए जाते हैं उन सभी के बारे में बताता हूं।
अब ये कोशिका कितने प्रकार की होती है और इन सब के बारे में मैं बता रहा हूं। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल। कोशिका हमारी ये दो प्रकार की होती है। कोशिका, ये कोशिका दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, दो प्रकार की, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक, यूकैरियोटिक सेल, यू यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। नंबर दो, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका।